गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स, एग्जाम अपडेट्स और स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 10 और 11 जुलाई के करंट अफेयर्स देखेंगे जो विभिन्न चर्चाओं में बने हुए थे। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आप सभी को पता है पीएम मोदी जी अभी रूस की विदेश यात्रा पर गए थे और वहां पर इन्हें रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इससे पहले भूटान की जब विजिट पीएम मोदी जी ने की थी तो वहां पर भी इन्हें वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया। इससे पहले कुछ महीने पहले भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो से भी नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया था। इसके अलावा देखिए, जो एचसीएल की एक संस्थापिका है उनको भी अभी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। वो नीचे हम प्रश्न देखेंगे। 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है। इसका संयोजक कौन है? तो कोऑर्डिनेटर इसमें किसको बनाया गया है? कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पूनम गुप्ता जी को बनाया गया है। और देखिए, अभी आपको पता होगा 15वां जो फाइनेंस कमीशन था एन के सिंह सर की अध्यक्षता में बनाया गया था। अभी उसकी रिकमेंडेशन आपकी लागू है। आपको पता होगा प्रति 5 साल पर राष्ट्रपति एक फाइनेंस कमीशन का गठन करता है अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया जाता है। तो अगला जो वित्त आयोग होगा 16th फाइनेंस कमीशन, उसके जो चेयरपर्सन है वो है अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया सर उसके चेयरपर्सन। ये पहले तो ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही प्रश्न है। अनुच्छेद भी याद रखिएगा क्योंकि ये पूछता रहता है। और अभी इसकी एक सलाहकार परिषद यानी एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया है और इसकी संयोजिका कौन बनी है? डॉक्टर पूनम गुप्ता जी बनी। बात करें देखिए अगर फाइनेंस कमीशन की, तो फाइनेंस कमीशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, एक इसमें चेयरपर्सन होता है, ठीक है, प्लस 4 अदर मेंबर्स। और 4 मेंबर्स देखिए कौन कौन होते हैं। पहला तो आपका कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो हाई कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट के जज होने की क्वालिफिकेशन रखता हो। दूसरा, ऐसा इंसान इसमें या ऐसा मेंबर सेलेक्ट किया जाता है जिसके पास फाइनेंस और अकाउंट्स की स्पेशल नॉलेज हो। तीसरा इंसान या तीसरा मेंबर इसका वो होता है जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो फाइनेंशियल मैटर्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में। और चौथा पर्सन जो होता है वो इकोनॉमिक्स के मैटर का, ठीक है, या आर्थिकी के मैटर का एक्सपर्ट होता है। तो इसमें जो 4 पर्सन होते हैं उसमें से 3 आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं, एक आपका हाई कोर्ट का जो जज होता है वो बनने के लिए सूटेबल होना चाहिए। तो ये टोटल इसमें 5 मेंबर्स होते हैं। बात करें अगर फर्स्ट फाइनेंस कमीशन की, तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन को 1951 में बनाया गया था, जिसकी संस्तुतियां जो थी वो 1952 से लेकर 1957 तक लागू हुई थी, क्योंकि 5 साल तक इसका पीरियड रहता है और हर 5 साल पर प्रेसिडेंट इसको गठित करता है। तो पहला जो फाइनेंस कमीशन था इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे केसी नियोगी सर, केसी नियोगी। इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे। तो सारे याद रखिएगा, 1951 में बनाया गया, 1952 से लेकर 57 तक इसकी संस्तुतियां लागू थी। आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन होगा? तो अभी आप सभी को पता है 2024 के जो पेरिस ओलंपिक है वो 26 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसका जो अभी चीफ स्पॉन्सर बना है, मेन स्पॉन्सर बना है, वो बनाया गया है अदानी ग्रुप। ठीक है, और अदानी ग्रुप ने देखिए एक कैंपेन भी चलाया है हैशटैग के साथ, देश का गीत एट ओलंपिक्स। तो इस नाम से ये कैंपेन भी चलाया गया है। ओलंपिक से संबंधित अभी 2 से 3 फैक्ट और हैं, आगे वो देखेंगे। बात करें ओलंपिक्स की, तो मैं ओलंपिक का बेसिक आपको बता चुका हूं। 1896 में पहले समर ओलंपिक, क्योंकि आपको पता होगा 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं समर ओलंपिक और एक होते हैं विंटर ओलंपिक। तो 1896 में समर ओलंपिक आपके एथेंस, ग्रीस में, ठीक है, ग्रीस में आयोजित किए गए थे। पहले विंटर ओलंपिक या शीतकालीन ओलंपिक 1924 में फ्रांस का एक शहर है चामोनिक्स, ठीक है, चामोनिक्स, यहां पर आपके पहले शीतकालीन ओलंपिक या विंटर ओलंपिक्स आपके खेले गए थे। तो ये थोड़ा सा बेसिक आप याद रखिए। आगे चलते हैं। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश का 7th टाइगर रिजर्व या 7वां टाइगर रिजर्व।
ठीक है, ये अभी चर्चा में क्यों है, देखिए यहाँ पर जो अवैध शिकार होता है, इलीगल हंटिंग होती है, उसकी जांच के लिए अभी कार्य किया जा रहा है। और एक वजह से और चर्चा में था, यहाँ पर अभी 4 हॉर्न्ड एंटीलोप यानी चौसिंगा, 4 सींग वाला हिरन, ठीक है, चौसिंगा इसको बोलते हैं, चौसिंगा भी यहां पर देखा गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आप सबको पता होगा कई सारे टाइगर रिजर्व हैं, पेंच टाइगर रिजर्व है, कान्हा है, ठीक है, पन्ना है, सतपुड़ा है, ठीक है, ये कुछ अन्य मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ है, बांधवगढ़ भी काफी फेमस है, ठीक है, बांधवगढ़ है। साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो महाराष्ट्र को 2024 का या 23-24 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य घोषित किया गया है। देखिए ये 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा इसको चुना गया है, और इस नेतृत्व पुरस्कार समिति के या कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पी सदाशिवम, ठीक है, पी सदाशिवम इसके चेयरपर्सन थे। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो नए हेड कोच बने हैं आपके जो हमारे पूर्व ओपनर थे गौतम गंभीर जी, और किसकी जगह ली है, राहुल द्रविड़ सर की इन्होंने जगह ली है। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे, तो पीवी सिंधु और शरद कमल, ए और सी दोनों। ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही हो। शरद कमल आपको पता होगा टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, पीवी सिंधु मैम बैडमिंटन प्लेयर हैं, और पीवी सिंधु जी को भारत की तरफ से इस बार जो तंबाकू निषेध होता है, तंबाकू कंट्रोल होता है, उसका ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। देखिए इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका पेरिस ओलंपिक में हमारा दल जाता है, ग्रुप जाता है, उसमें एक शेफ डे मिशन जो उस पूरे मिशन को देखता है, पूरे ग्रुप को देखता है, वो नियुक्त किया जाता है। पहले इस पर एमसी मैरीकॉम जो बॉक्सर है उनको नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने इस पद को कुछ ही कारणों से छोड़ दिया। अब उनकी जगह गगन नारंग, ठीक है, इंडिया के शूटर हैं, ये पूर्व शूटर और 4 बार के ओलंपियन है, तो इनको इस बार शेफ डे मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है मैरी कॉम की जगह। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, इंपॉर्टेंट है। तो HCL टेक्नोलॉजीज की जो हम कह सकते हैं फाउंडर है, को चेयरपर्सन है रोशनी नादर मल्होत्रा, इनको अभी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। नाम इसका क्या होता है, शेवेलियर डे ला लेजियन डी ऑनर, यानी नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। और देखिए ये पुरस्कार काफी पुराना है, 1802 में इसे इंस्टीट्यूट किया गया था नेपोलियन बोनापार्टे के द्वारा, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्टे, तो काफी पुराना ये पुरस्कार है, इनसे इनको भी सम्मानित किया गया है। टाटा पावर सोलर सिस्टम ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है, तो रूफटॉप सोलर पावर प्लांट या छत पर जो सोलर पावर पैनल लगाए जाते हैं, ये उत्तर प्रदेश में अभी टाटा पावर सोलर सिस्टम ने लॉन्च की है। इसके अलावा आप सबको पता होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी मित्र वन, ठीक है, मित्र वन के नाम से भी एक वन रोपण पहल शुरू की है, जो नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है वहां पर, या तराई बेल्ट में हम उसे दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ लगभग 579 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। मैंने आपको स्टैटिक वगैरह में खूब ये पढ़ाया है, मैप वगैरह दिखाकर। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश किसी कुछ और वजह से चर्चा में है, आपको पता होगा। एशियन किंग वल्चर या लाल सिर वाले गिद्धों के लिए पूरे विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां पर बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में, ठीक है, इस वजह से भी ये चर्चा में, इसको याद रखिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का एक वन्य जीव अभ्यारण्य अभी चर्चा में है, सुहेलवा, ठीक है, सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य। यहां पर अभी टाइगर के मूवमेंट देखे गए हैं, इस वजह से उत्तर प्रदेश सरकार इसे एक टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा भी करने वाली है या उसकी तैयारी कर रही है, तो इस वजह से उत्तर प्रदेश अभी और चर्चा में बना हुआ था। हाँ, एक चीज और थी उत्तर प्रदेश में, जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है या राष्ट्रीय महिला आयोग है, ये न्यूज में था कि कौन से राज्य से उसे सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स प्राप्त हुई हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य से राष्ट्रीय महिला आयोग को सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स प्राप्त हुई हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि किस राज्य से हुई हैं, तो उत्तर प्रदेश आंसर होगा। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस शहर में अमीन PJKP विद्यार्थी भवन का उद्घाटन किया है, तो देखिए ये एक हायर एजुकेशन के लिए या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक इंस्टीट्यूट है, और ये अहमदाबाद में स्टार्ट किया गया है। और इसके अलावा देखिए इन्होंने एक SLIMS वहां पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसका भी उद्घाटन अमित शाह जी ने किया है, यहां पर आप पढ़ सकते हैं SLIMS हॉस्पिटल। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार या नेशनल लिटरेचर अवार्ड के लिए किसे चुना गया है, तो इनके लिए शिव शंकरी,
ठीक है, शिव शंकरी हैं जो प्रसिद्ध तमिल लेखिका हैं, उनको इसके लिए चुना गया है और इसमें उन्हें 5 लाख रुपए अवार्ड मनी भी दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और जो हाल ही में मिले पुरस्कार हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार पी गीता जी को दिया गया है। पीएफआईडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा वित्त वर्ष 2024 के लिए अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया। सतत शासन चैंपियन अवार्ड 2024 गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को दिया गया। 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर जी को दिया गया। यूके कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार 2024 संजना ठाकुर जी को दिया गया। इनकी किस कृति के लिए? ऐश्वर्या राय के लिए। और पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 अरुंधति रॉय जी को मिला है। तो ये कुछ अभी अवार्ड चर्चा में बने हुए थे। 12 अक्टूबर 2024 में बंगाल की खाड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रतिष्ठित मालाबार नौसैनिक अभ्यास के कौन से संस्करण की मेजबानी करेगा इंडिया? तो इंडिया इसके 28वें संस्करण की मेजबानी करेगा। ठीक है, 28 ये एडिशन है। और क्वाड कंट्रीज जो आपकी 4 हैं, ठीक है, एक तो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, यूएसए। ठीक है, एक नौसैनिक अभ्यास है। तो ये सारे इनके नेवल शिप्स इन 4 कंट्रीज के या नौसैनिक जो शिप हैं वो इसमें भाग लेते हैं। ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एडिशन अब ज्यादातर पूछता है पेपर में, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। इसके अलावा जो अन्य अभ्यास अभी चर्चा में रहे उसका रिवीजन कर लेते हैं। भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण उमरोई मेघालय में हुआ। भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण थाईलैंड के टॉक प्रांत में फोर्ट वचीरा प्रकन में हुआ। रिम्पैक नौसेना अभ्यास, इसे बोलते हैं इंग्लिश में रिम ऑफ द पैसिफिक, का 29वां संस्करण हवाई पर्ल हार्बर यूएसए में हुआ और भारत के आईएनएस शिवालिक ने इसमें भाग लिया। तरंग शक्ति 2024 का पहला संस्करण, तो देखिए मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज भारत में होने वाली है अगस्त 2024 में। इस तरीके का पहला हम कह सकते हैं वायुसेना अभ्यास भारत आयोजित करने वाला है। तो अलग अलग देशों के फाइटर जेट्स वगैरह इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमेक्स का 8वां संस्करण, तो योकोसुका है जापान में, वहां पर यह आयोजित किया गया। जिमेक्स इसको बोला जाता है, यानी जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो ये अभी कुछ सैन्य अभ्यास चर्चा में रहे थे। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने किस बैंक के सहयोग से श्रीनगर में बीएसएफ मुख्यालय में पेड़ों के साथ बढ़ो वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया है? तो जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इन्होंने एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर पेड़ों के साथ बड़े वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया है। देखिए दोनों चीजें याद रखिए, कहां पर किया है? श्रीनगर में किया है। कैंपेन का नाम भी याद रखिएगा, पेड़ों के साथ बढ़ो। हो सकता है आपसे यह पूछे कि हाल ही में कौन सी सेना ने या कौन से मिलिट्री ग्रुप ने पेड़ों के साथ बढ़ो अभियान लॉन्च किया है? तो बीएसएफ ने लॉन्च किया है। मध्य एशियाई देश 17 जुलाई से रूस और चीन के बिना पहला युद्ध अभ्यास करेंगे और इसका नाम रखा गया है बिरलेस्टिक 2024। तो देखिए इसमें 2 बड़े एशियाई देश हैं, रूस भी शामिल नहीं है, चीन भी शामिल नहीं है। इसमें से कौन सा देश इसकी मेजबानी करेगा? तो कहां पर यह आयोजित किया जाएगा? तो कजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। और बिरलेस्टिक का देखिए जो अर्थ होता है कजाक लैंग्वेज में, उसका मतलब होता है अलायंस या गठबंधन। ठीक है, जगह याद रखिए कजाकिस्तान में। और आपको पता होगा कजाकिस्तान के अस्ताना में जो राजधानी भी है, अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एससीओ है उसके विदेश मंत्रियों की बैठक भी यहां पर आयोजित की गई थी। भारत के एस जयशंकर ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और अभी तक इसमें 9 मेंबर थे। अभी इस वाली मीटिंग में इसमें 10वें मेंबर को जोड़ लिया गया है जो है बेलारूस। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में खबरों में रहा बिलिगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व या बीआरटी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक के चामराज जिले में यह पड़ता है। और यहां पर देखिए अभी एक मादा हाथी की मृत्यु हो गई थी जिसकी वजह से यह न्यूज में बना हुआ था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये पूछता रहता है। कर्नाटक का एक और काफी इंपॉर्टेंट है बांदीपुर। ठीक है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक वहां पर कली टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, कली टाइगर रिजर्व। इसके अलावा है डंडेली अंशी। ठीक है, डंडेली अंशी ये टाइगर रिजर्व है। तो ये कुछ अन्य टाइगर रिजर्व है कर्नाटक के।
ठीक है, तो यही हमारे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो विभिन्न कारणों से चर्चा में बने हुए थे। इसके अलावा देखिए जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए भी मैं थोड़ा समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन आपके जो 4 या 5 प्रैक्टिस सेट उस बुक के बचे हैं वो मैं आपको जरूर कवर कराऊंगा जैसे ही मुझे थोड़ा समय मिलेगा। अगर शाम को आज मिलता है तो मैं आप शाम को एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। वीडियो अच्छे लगते हो, यूजफुल लगते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।